नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 31 अगस्त 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग बर्ड लोकेशन से क्वेश्चन। गाबन कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में है और किस क्षेत्र में है, क्यों ये इंपॉर्टेंस रखता है। और अफ्रीकन कंट्री खासकर इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि यूपीएससी का रुझान हमेशा से अफ्रीकन कंट्री के तरफ रहा है। ठीक है, इसलिए अफ्रीकन लोकेशन को ध्यान से देखेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है कि एआई को विनियमित करने के लिए, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने के लिए भारतीय प्रणाली की आवश्यकता है। ठीक है, अभी हाल ही में केरल सरकार ने एक महिलाओं के उत्थान के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरुआत किया है। तो इसके मुख्य विशेषता क्या क्या है इसको पढ़ेंगे। उसके बाद एक और अगला आर्टिकल है, इसमें कहा गया है कि भारत में 74% लोग स्वस्थ आहार मतलब कि हेल्दी डाइट नहीं ले सकते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गबोन, मतलब कि गबोन जो कंट्री है ये है पश्चिमी मध्य अफ्रीका में स्थित। ठीक है, यह एक ऐसा देश है जहां पे पश्चिम में गिनी, ठीक है, पश्चिम में गिनी है, उत्तर पश्चिम में इक्वाटोरियल गिनी है। ठीक है, और उसके बाद उत्तर में कैमरून है और पूरब दक्षिण में कॉन्गो है। ठीक है, ये लोकेशन याद रखिएगा। जैसे कि ये लोकेशन है, यहाँ पे गाबोन है। ठीक है, ये देख लीजिए कि ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट है। ठीक है, पश्चिमी पार्ट में है। यहाँ पे अटलांटिक सी है, ये ध्यान दीजिएगा। ऊपर में देखिए इक्वेटोरियल गुआन है और इस गवान से यहाँ से इक्वेटर पास होता है, का लाइन पास होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसके पूर्वी क्षेत्र में कॉन्गो रिपब्लिक है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण एरिया हो जाता है। इसमें भी एक बार देख लीजिए कि ये गबन है, यहाँ पे इक्वेटोरियल गुआना है, इधर अटलांटिक सी है। ठीक है, और इसमें कुछ खास महत्वपूर्ण यही देखते रहना ही मायने रखता। और यहाँ से दो तीन नदियां इंपॉर्टेंस रखती है, ओकानो, एल्बिंडो और ओगाव रिवर। ठीक है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा ट्रेंड चेंज हो गया है और रेगुलरली अफ्रीकन लोकेशन से ही यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब अगला आर्टिकल है हमारा, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने के लिए एक भारतीय प्रणाली की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें कहा जाता है राइटर के द्वारा कि पूरब के जो नियम हैं वो पूरब के ही रहेंगे और पश्चिम के जो नियम हैं पश्चिम के ही रहेंगे। तो दुनिया भर की, यहाँ पे कहा जा रहा है कि दुनिया भर की सरकारें एआई को विनियमित करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल तक एआई को विनियमित करने में सबसे बड़ी प्रगति की है ईयू, मतलब कि यूरोपियन यूनियन, ब्राजील। ठीक है, ये सारे देश अभी इसको विनियमित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। ईयू हो गया, ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया। तो इन सभी देशों का ना विस्तार से देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या रूल अपनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात कही जा रही है कि पश्चिमी प्रणालियों ने नियमन के सभी साधन को अपना लिए हैं। ठीक है, जो वहां के पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति निर्माता हैं, वे वहां के एआई को विनियमित करने के लिए सभी संसाधन अपना लिए हैं, जिनका चरित्र आंतरिक रूप से पश्चिमी है। तो पश्चिमी देश है तो उनका तो चरित्र, उनकी सोच, हर एक चीज जो होगी वो वेस्टर्न ही होगी। कहने का तात्पर्य है कि वे न्याय शास्त्र के केंद्र में है, मतलब कि इसको सबसे ज्यादा न्यायिक बनाया गया है। ये न्याय शास्त्र को केंद्र में रखे हैं। वहीं पूर्वी मॉडल जो है वो बहुत ही अलग है। ठीक है, और पश्चिमी मॉडल जो है जोखिम आधारित दृष्टिकोण पर निर्भर है कि जो समस्या आ रही है उसके समाधान के लिए। लेकिन पूर्वी जो मॉडल है वहां पे इथिक्स इथिक्स आ गया है, मतलब कि नैतिकता आ गई है। ठीक है, तो पश्चिमी मॉडल का जो है राइटर जो है चार कैटेगरी डिसाइड किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक तो है अनएक्सेप्टेबल रिस्क, अस्वीकार्य जोखिम, और दूसरा है उच्च जोखिम। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल
रिस्क और तीसरा है सीमित जोखिम। ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा है कम जोखिम। ठीक है। उसके बाद इसलिए यूरोपीय संघ में कानून निर्माताओं ने अस्वीकार्य जोखिम के लिए गतिविधियों की निषिद्ध श्रेणी के लिए गतिविधियों की एक विनियमित श्रेणी और मतलब कि इसको अलग अलग पॉलिसी से बांधा गया है। ठीक है। और कम जोखिम के लिए प्रकटीकरण आधारित दायित्वों का एक सरल सेट निर्धारित करने का निर्णय लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे चारों देश के बारे में हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, जैसे कि ब्राजील, कनाडा, जापान और चीन ने एआई से संबंधित, एआई को विनियमित करने से संबंधित क्या क्या नियम बनाए। तो सबसे पहले ब्राजील के बारे में देख लेते हैं। ने उन जोखिमों से निपटने के लिए जोखिमों का वर्गीकरण और नियमों की एक प्रणाली का पालन किया। इसमें सभी एआई अनुप्रयोग द्वारा अनुपालन किए जाने वाले सख्त शासन उपाय भी हैं। कनाडा भी प्रतिबंधित गतिविधियों की पहचान करने और एआई आधारित अनुप्रयोग को कैसे काम करना चाहिए इस पर स्पष्ट नियम का एक समान पैटर्न अपनाया है। जहां पूर्वी मॉडल का सवाल है, जैसे जापानी लोग, तो जापानी सरकार की इंटीग्रेटेड इनोवेशन स्ट्रेटजी प्रमोशन काउंसिल ने मानव केंद्रित एआई के सामाजिक सिद्धांत नामक नियमों का एक सेट तैयार किया है। इसे मार्च 2019 में जापानी सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया और यह एक एआई सक्षम समाज के बुनियादी, यहाँ सामाजिक मूल्य को भी अंगीकृत किया गया है। तो बुनियादी सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। पहले भाग में यहाँ जापान सरकार द्वारा ये 7 सिद्धांत, पश्चिमी देशों का हम लोगों ने 4 पॉइंट देख लिया। अब यहाँ पे जापानी सरकार का देख लेंगे 7 सामाजिक सिद्धांत, जिसमें शामिल किया गया है जैसे मानव केंद्रित, उसके बाद शिक्षा साक्षरता, उसके बाद डेटा सुरक्षा, उसके बाद सुरक्षा सुनिश्चित करना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता और नवीनता। ठीक है। इन सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीन के नियम और भी दिलचस्प है। अब चीन के बारे में देख लेते हैं। तो यहां इसने अनुच्छेद 4 की प्रारंभिक पंक्तियां दर्शाई है, जिसमें जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाओं का प्रावधान और उपयोग कानून, उसके बाद प्रशासनिक नियमों का पालन, उसके बाद समाज, इसमें भी नैतिकता है। जितने भी पूर्वी देश है ना, इसमें समाज और नैतिकता को जगह दिया गया है, परंतु जो वेस्टर्न कंट्री है उसमें मुख्यतः ध्यान दिया गया है न्याय और सुरक्षा पे। ठीक है। तो यही डिफरेंस है दोनों में। और नैतिकता का सम्मान, ये सारे प्रावधान चाइना द्वारा किए गए। तो पश्चिमी मॉडल पश्चिम के लिए एकदम सही है। नियमों का एक स्पष्ट सेट, जिसका नियम का पालन करने वाला समाज निसंदेह पालन करेगा। साथ ही कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को प्रतिबंधों और दंडों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो पूर्वी मॉडल जो है वो अधिक खुला है और पश्चिमी मॉडल उतना नहीं खुला है। और नियमों की वैधता और नियमों की नैतिकता के बीच समन्वय देखा जा सकता है। जिन कानून प्रणालियों में यह ओवरलैप कर रहा है उन्हें कानूनी दार्शनिक हैरो फ्रीमैन द्वारा कहा जाता है हिंदू न्यायशास्त्र। यही पूर्वी क्षेत्र के बारे में कहा जाता है इथिक्स और सोसाइटी को ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें अंतर्निहित समाधान क्या है? तो पश्चिम और पूर्व में जो मुख्य अंतर है, इसमें अंतर्निहित सिद्धांत जो है पूर्वी और पश्चिमी प्रणाली के बीच सांस्कृतिक सापेक्षता की जांच करने के बाद प्रोफेसर नॉर्थेव ने निष्कर्ष निकाला कि जो वेस्टर्न कंट्री है वे अभिधारणा मतलब कि पोस्टुलेशन पर आधारित वहां के कानून है के माध्यम से कानून के नियम बनाए गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कानूनी प्रणाली सटीक रूप से परिभाषित होती है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में मनुष्य द्वारा क्या किया जाना चाहिए, इसका अनुपालन न करने पर दंड निर्धारित है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर जो पूर्वी देश है हमारे, जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, तो पूर्वी कानून प्रणालियों में ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पोस्टुलेशन और एक इंट्यूशन मतलब कि अंतर्ज्ञान के माध्यम से कानून के नियम बनाए गए। कहने का तात्पर्य है कि कानून उस लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे हासिल किया जाना है और उस कानून में अंतर्निहित नैतिकता भी निर्धारित करता है। कानून की अंतर्निहित नैतिकता को ध्यान में रखते हुए विषय सहज रूप से अपनाने के लिए उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त साधन निर्धारित किया गया है। यहाँ पे भी नैतिकता पे ही ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। तो भारत में हमारी प्राचीन कानूनी प्रणालियां बहुत पुराने समय से चलती आ रही है और बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य कर रहे, चाहे लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो। पहले राजतंत्र था, उसके बाद लोकतंत्र आया,
ठीक है, जिससे जनता की भलाई के लिए सरकार गठित किया है, क्योंकि इसमें लक्ष्य को प्राप्त करने का स्पष्ट संकेत था, साथ ही एक अंतर्निहित नैतिक सिद्धांत भी था। यहाँ पे भी नैतिक सिद्धांत था, हमारे प्राचीन जितने भी कानून है उसमें भी नैतिकता थी। तो लोगों ने नैतिकता द्वारा अंतर्निहित अंतर्ज्ञान की प्रक्रिया द्वारा उन कानूनों का अनुपालन किया। इसमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है राइटर के द्वारा, जैसे पांडवों के वन निर्वासन और सम्राट अशोक के शिलालेख में इसकी गूंज बार बार दिखती है। इसमें हमें अच्छा फायदा होता है कि पड़ोसी चीन, यहाँ पे राइटर एक कहानी बताते हैं कि जो हमारे पूर्वी देश हैं जैसे चीन है, तो चीन की एक कहानी है जहां 140 ईसा पूर्व में सम्राट वुडी ने अपनी गलती करने वाली बहन को यह घोषणा करके दंडित किया कि कानून मेरे पूर्व साहिब पिताओं मतलब पूर्वजों द्वारा बनाए गए हैं, अगर मैं अपनी बहन की वजह से उसको कानून तोड़ देता हूं तो मरने के बाद जो शाही मंदिर में उनका सामना कैसे कर सकता हूं। तो इसलिए कहा जाता है कि पूर्व में कानून और नैतिकता दोनों पर्यायवाची हैं। ठीक है, नैतिकता होगी तभी कानून होगा और कानून होगी तभी नैतिकता सुनिश्चित होगा। उसी तरह यहाँ पे कहा जाता है कि जो भारत अंग्रेज आए थे उसने अपनी कानून व्यवस्था यहाँ पे स्थापित की। आज हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से न तो हमारी प्राचीन भारतीय प्रणाली के गुण हैं और न ही अंग्रेजी कानूनी प्रणाली के गुण। मतलब यहाँ पे कहा जाता है अंग्रेज आए तो हमारे जो प्राचीन से चली आ रही थी कानून उसे भी बदल दिया अपने फायदे के लिए, और उसने अपने जो देश में कानून चलाए उससे यहाँ पे भिन्न चलाए, सिर्फ यहाँ शोषण करने के उद्देश्य से कानून बनाया गया। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा हम अभी वर्तमान समय में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार नियम बनाएं। अब देख लेते हैं न्यायपालिका से संकेत। तो क्या हम पश्चिम की नकल करते हैं और भूल भुलैया प्रक्रियाओं और विलंबित दंडों के साथ लंबे नियम बनाते हैं? क्या हम अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं और इन नियमों को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं? तो नीति आयोग ने 3 चर्चा पत्र प्रदर्शित किया है जो एआई पर आधारित है। इसमें से प्रत्येक में कहा गया है, इसमें मेनली नीति आयोग ने जो चर्चा पत्र प्रदर्शित किया है इसमें फुली वेस्टर्न कंट्रीज का ही भाव है। ठीक है, जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं के नियमों को संदर्भित करता है। इसमें कहा गया है कि इस पेपर में पहले चर्चा की गई जिम्मेदार एआई सिद्धांतों को दुनिया भर में एआई प्रणाली के बीच प्रचलित प्रणालीगत विचारों की पहचान करके और उन सिद्धांतों की पहचान करके विकसित किया गया है। तो इसलिए कहा जाता है नीति आयोग द्वारा कि जिनका उपयोग पहचाने गए विचारों को कम करने के लिए किया जा सकता है, मतलब कि उसका उपयोग हम अपने कानून में कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है राइटर के द्वारा अब समय आ गया है, अभी हाल ही में जो हम लोगों ने इतने बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए, चाहे वो चंद्रयान 3 हो या फिर G20 हो, उसकी अध्यक्षता मिली है भारत को, तो इन सभी परिप्रेक्ष्य में जो वैश्विक पटल पे भारत का जो स्तर है वो बहुत ही बेहतर हो गया। इसलिए अब हमारा समय आ गया है कि भारत में ऐसे नियम बनाए जाएं जो भारतीयों के द्वारा उसके लिए उसके लोकाचार के अनुरूप हो। तो इसलिए राइटर आशा करते हैं कि एआई विनियमन इससे बेहतर तरीके से किया जा सकता है भारत में। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कर्नाटका सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना को कल लॉन्च किया है रक्षाबंधन के मौके पर। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि रक्षाबंधन के मौके पर शुरू की गई यह योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य मुख्यतः है महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन के मौके पर गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। योजना की शुरुआत बुधवार 30 अगस्त को मैसूर शहर में की गई। ठीक है, मैसूर शहर में किया गया और यहाँ पे इसके तहत लाभार्थियों को हर महीने 2-2 हजार दिए जाने की बात की गई। तो इसमें मुख्य बातें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सारी बातें जो की गई है यहाँ पे राइटर के द्वारा मेनली जो कांग्रेस सरकार यहाँ पे बनाई गई, तो ये जो मैनिफेस्टो में कुछ वादा किया था उसी में से ये एक वादा है जो पूरा किया गया। ठीक है, और इसमें एक बात और है
कि ये जो योजना है, इस योजना के तहत राहुल गांधी ने आज पात्र महिलाओं के बैंक खाते में डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसे भेजने की शुरुआत कर दी। इसमें एक मामला और है कि कौन कौन इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, देखिए यहाँ पे कहा गया है जो 5 गारंटी दी गई थी कांग्रेस के द्वारा, उसी का ये एक गारंटी है, ठीक है। तो ये चुनाव से संबंधित है, तो उतना उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मुख्य बात यह है कि यहाँ गृह लक्ष्मी योजना के तहत उन महिलाओं को पात्र माना जाएगा जो अंत्योदय, बिलो पॉवर्टी लेवल और एबव पॉवर्टी लेवल राशन कार्ड में परिवार की मुखिया के रूप में महिलाएं दर्ज है। यह ध्यान रखिएगा कि इस स्कीम का लाभ वही उठा सकती हैं जिस परिवार का मुखिया के रूप में महिलाएं हैं। इसके तहत एक परिवार की किसी एक महिला को ही लाभ दिया जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि परिवार की सिर्फ एक ही महिला को लाभ दिया जाएगा। और वैसी महिलाएं जो सरकारी कर्मचारी है, टैक्स भरती है, अथवा जिसके पति इनकम टैक्स या जीएसटी का रिटर्न भरते हैं, उन्हें इन योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन होगा, जो पात्र महिलाएं पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद पंजीकरण ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यही महत्वपूर्ण बातें थी। अब अगला आर्टिकल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें मेनली राइटर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत में जो 74% लोग हैं स्वस्थ आहार मतलब कि हेल्दी डाइट लेने के लिए वो सक्षम नहीं है। ये ऐसा कहा जा रहा है यूएन एजेंसी रिपोर्ट के द्वारा। यहाँ पे कहा जा रहा है हालांकि भारत में भोजन की कीमतें अपेक्षाकृत कम है, लेकिन हम कम आय के कारण लगभग 3/4 जो भारत की जनसंख्या है, ये पूर्णतः जो हेल्दी फूड है, हेल्दी डाइट है, उसको पाने में अप्राप्य है। ये वर्ड याद रखिएगा, अप्राप्य मतलब कि प्राप्त करने में असमर्थ है। पिछले महीने प्रकाशित जो रिपोर्ट हुआ है, अ स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, यहां पे इसी की बात किया जा रहा है। इसी को बोला जाता है सोफी, ठीक है, सोफी 2023 रिपोर्ट के तहत भारत में हाल के वर्षों में स्वस्थ आहार की लागत में वृद्धि हुई है, ठीक है, जो हमारा अनाज की लागत में वृद्धि हुई है, लेकिन यह अभी भी ब्रिक्स देशों में सबसे कम है, ठीक है, मतलब कि ब्रिक्स देशों में अभी भी कम है। अभी हाल में कुछ वृद्धि हुई है अनाज में, ठीक है, लेकिन अभी भी जो ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स मेंबर इंक्लूडिंग जो नए +6 मेंबर हुए हैं, उनको जोड़ के भी भारत का जो अनाज का मूल्य है अभी भारत में वो सबसे कम है, ठीक है। और भारत के पड़ोसी देशों को भी देखा जाए तो उसके भी परिप्रेक्ष्य में भारत में अनाज का मूल्य कम है। हालांकि ऐसे स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में सक्षम लोगों की हिस्सेदारी अभी भी कम है। तो भारत उस सूची में सबसे नीचे है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि भारत उस सूची में सबसे नीचे है क्योंकि यहाँ पे आय का स्तर जो है स्थिर या नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी सोफी जो द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट दिया गया, उसमें खाद्य और कृषि संगठन मतलब FAO और साथ ही जो है संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ ये सोफी का रिपोर्ट प्रदर्शित किया गया। तो किसके द्वारा? तो सोफी जो मेन रिपोर्ट लाया गया है, FAO, उसके बाद UN एजेंसी, ठीक है, ये याद रखिएगा, संयुक्त रूप से लाया है। तो यहाँ पे बुधवार को प्रकाशित डेटा पॉइंट ने निष्कर्ष निकाला। यहाँ पे देखिए कि मुंबई में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मुंबई में भोजन की लागत पिछले 5 वर्षों में 65% बढ़ी है, ठीक है। तो पिछले 5 वर्षों में 65% बढ़ी है वहां के भोजन की कीमत, जबकि मजदूरी जो है वो मात्र 28% बढ़ी है, 28 से 37% बढ़ी है, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आज का विश्लेषण अन्य देशों के साथ भारत की संख्याओं की तुलना करके व्यापक दृष्टिकोण रखना है कि हम अभी किस स्थिति में हैं, उसे उजागर करना है लोगों के सामने। तो वही सोफी रिपोर्ट का परिप्रेक्ष्य दिया जा रहा है कि स्वस्थ आहार की लागत सबसे सस्ते स्थानीय खाद्य पदार्थों को देखकर निकाली जाती है, जो आहार संबंधी दिशा निर्देशों को पूरा करता है। ऐसे खाद्य पदार्थों की कीमत और उपलब्धता का औसत राष्ट्रीय आंकड़ों से निकाला जाता है। कुछ पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जांचने के लिए कि क्या जो अभी आहार है बाजार में वो किफायती है। इसकी लागत की तुलना प्रत्येक देश में औसत आय से की जाती है। एक आहार
बहुत महंगा माना जाता है यदि किसी लागत देश की औसत आय का 52% से अधिक है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। बहुत महंगा कब माना जाता है? यह प्रतिशत उस डेटा पर आधारित है जो दर्शाता है कि कम आय वाले देशों में लोग अपनी आय का लगभग 52% जो पैसा है वो भोजन पे खर्च कर देते हैं। इसका मतलब है कि उस देश में जो भोजन का लागत है, भोजन पे जो खर्च है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत महंगा वहां अनाज मिलता है। तो फिर उन लोगों के प्रतिशत की गणना एक राष्ट्र के भीतर आय वितरण का उपयोग करके की जाती है जो इस आहार का खर्च वहन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे तुलना किया गया है। शुरुआत में ही हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये जो रिपोर्ट है ना, तो इसमें तुलना किया गया है। इसमें मेनली कहा गया है ना कि तुलनीय डेटा के साथ नवीनतम वर्ष 2021 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीपीपी, ठीक है, पीपीपी डॉलर, महत्वपूर्ण बात यही है कि संदर्भ में जो स्वस्थ आहार की लागत दिखाता है, ठीक है, पीपीपी डॉलर के संदर्भ में। तो उदाहरण के लिए भारत में एक स्वस्थ आहार की लागत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लागत है ना भारत में, वो 3.066 है, ठीक है। पीपीपी डॉलर मतलब कि परचेजिंग पावर पैरिटी, उसको हिंदी में कहते हैं क्रय शक्ति समता। मुद्रण रूपांतरण की दरें हैं जो देश के बीच मूल्य स्तरों में अंतर को समाप्त करके विभिन्न मुद्राओं की क्रय शक्ति को बराबर करने का प्रयास करता है, ये पीपीपी डॉलर, ठीक है। वहीं इस पे विचार किया जाता है कि जो कि देशों में कम है, जिस देश में पीपीपी जो कम है, तो पीपीपी का मतलब क्रय शक्ति क्षमता। तो सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पीपीपी डॉलर से उतनी ही मात्रा में सामान और सेवाएं खरीदी जानी चाहिए जितनी कि भारतीय या ब्राजील में एक पीपी डॉलर से खरीदी जाती है। तो एक स्वस्थ आहार की लागत को एक्स पीपीपी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के रूप में व्यक्त करता है, जिसका अर्थ है कि स्वस्थ आहार बनाए रखने के लिए प्रति व्यक्ति हर दिन इतना खर्च करता है। जो हम लोग अभी पहले बात कर रहे थे कि किसी देश का कैसे निर्धारित करेंगे कि किस देश में अनाज की लागत अधिक है या कम है। वही दूसरे चार्ट में कहा जा रहा है, ये आबादी को दर्शाता है, ठीक है। पहला जो था वो पीपीपी डॉलर को दर्शाता था, ये आबादी की हिस्सा को दर्शाता है। इसमें कहा जाता है कि 2021 में स्वस्थ आहार वहन करने में असमर्थ है भारत। तो उदाहरण के लिए भारत में जो है वो 74%, यहाँ पे देख सकते हैं 74.1% स्वस्थ आहार वहन करने में सक्षम नहीं थे, जो कि विचार किए गए देशों में चौथा सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। वहीं चार्ट 1 और 2 से पता चलता है कि भारत में जो हेल्दी डाइट है उसकी लागत हालांकि बढ़ रही है, फिर भी कई तुलनीय अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है। हालांकि भारत में खराब आय स्तर को देखते हुए यहाँ जो हमारा आय है, कमाई है, रोजगार सृजन कम है, जिससे कि लोगों को कम पैसे मिल पाते हैं, इसलिए वो सक्षम नहीं है हेल्दी डाइट को उपलब्ध कराने में, ठीक है। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए उपलब्ध कराने में वो सक्षम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भारत में खराब आय स्तर को देखते हुए स्वस्थ आहार अभी भी कई लोगों के लिए अप्राप्त है, मतलब कि प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। अब तीसरा चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो मुख्यतः चार्ट बनाया गया है, ये जो हेल्दी चार्ट है उसकी लागत में बदलाव, ठीक है, बदलाव जो चेंजेज आ रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा है द चार्ट शोज द चेंजेस, ठीक है, इन द कॉस्ट ऑफ द हेल्दी डाइट ओवर द ईयर अक्रॉस रीजन, ठीक है। हर एक चीज हर एक जगह लिखा है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 आया था और 2021 के बीच एशिया में स्वस्थ आहार बनाए रखने का खर्च लगभग 9% बढ़ गया। मतलब कि कोविड-19 से अभी वर्तमान समय में अभी सभी जगह, जो भी सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक है। यहाँ पे 9% अभी हमारा रेट बढ़ गया है, ठीक है, एशिया में। अगर हम कोविड-19 इरा को देख लेते हैं तो उसे कंपेरिजन करते हैं। वहीं चौथा जो हमारा चार्ट है, इसमें कहा जाता है ये उन लोगों की संख्याओं में बदलाव को दर्शाता है। द चार्ट शोज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल व्हेनेवर अनेबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट ओवर द ईयर।
एक्रॉस रीजन्स, ठीक है। इसमें कहा जाता है जो पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ रहे हैं। यहाँ पे राइटर कहते हैं 2019 और 21 के बीच एशिया के बाद अफ्रीका में उन लोगों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई जो स्वस्थ आहार का खर्च वहन नहीं कर सकते, मतलब एशिया के बाद अफ्रीका है, ठीक है। वहीं दोनों महाद्वीप ने मिलकर विश्वव्यापी वृद्धि का 92% हिस्सा बनाया, मतलब कि जो 92% दोनों अगर कंट्री को मिला दिया जाए, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज को, तो 92% लोग जो हैं यही दो जगह से मिल जाते हैं जो स्वस्थ आहार खरीदने में सक्षम नहीं है। तो एशिया में, दक्षिणी एशिया में लोगों की संख्या सबसे अधिक है, जो हमारा साउथ एशियन रीजन है और इंडिया हो गया, ठीक है। सबसे अधिक मतलब 1.4 बिलियन, और सबसे अधिक हिस्सेदारी 72% थी जो स्वस्थ आहार खर्च कर वहन करने में सक्षम नहीं है। तो यह दर क्षेत्र के औसत से लगभग दोगुनी थी। अफ्रीका में पूर्वी, तो अफ्रीकन कंट्री के बारे में बताया जा रहा है, तो वहां पे पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को चिन्हित किया गया। पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका में सबसे अधिक लोग, यानी कि 712 मिलियन, ठीक है, याद रखिएगा 712 मिलियन, और सबसे अधिक लोग 85% थे। जो स्वस्थ आहार भारत में 74% है और पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका में 712 मिलियन, मतलब 85%, जो स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है। तो यह था पूरा का पूरा आर्टिकल, जो समझाया गया था कि भारत में 74% लोग जो हैं वो स्वस्थ हेल्दी डाइट को लेने में सक्षम नहीं है। तो ये प्रभाव जो पड़ रहा है हमारे हेल्थ पे पड़ रहा है, हेल्थ सेक्टर पे भी प्रभाव पड़ रहा है, और हमारे पॉकेट से ज़्यादा खर्च हो रहा है। इसे सुधारने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे अनाज दिए जा रहे हैं सस्ते दामों पे, चावल, गेहूं, उसके बाद अनेक प्रकार के दाल दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी हेल्दी डाइट को कंपनसेट करने के लिए किया जा रहा है। मिड डे मील हो गया, उसके बाद गर्भवती महिलाओं के लिए भी अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही सरकार के द्वारा। तो ये इन्हीं हेल्दी डाइट के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिया जा रहा है। तो जो जो चीजें मैंने एक्सप्लेन किया है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी है अवेलेबल, ठीक है। यहाँ तुलना किया गया है चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3, चार्ट 4, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा आर्टिकल, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।